दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज हम उस श्रेणी में, उस सीरीज में आगे बढ़ेंगे जहां पर हम बात करते रहते हैं कि गुजरात की राजनीति के जो बुझते सितारे हैं उनमें से हमने शुरुआत की है विजय रूपाणी साहब के साथ। और हमने ये बताने की कोशिश की है पिछले 7 एपिसोड में कि इस तरह से उनका अचानक से उदय हुआ, उदय होने के साथ साथ क्या क्या हुआ, और आगे जाते जाते हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उनका अस्त हुआ। और अस्त अचानक से जो लगता है वो नहीं था, वो अस्त जो था वो भी एक्चुअली जैसे कहते हैं ना कि बिनीथ द ग्राउंड, वो उनकी जो नींव थी वो खोखली हो रही थी। और वो धीरे धीरे कोरोना का संकट जो है वो एक बहाना बना और फिर उनको यूं फट से उठा के फेंक दिया गया। तो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी जल कपट की, जो दिव्य भास्कर ने, जिस अखबार में मैं वहाँ न्यूज एडिटर था, स्टेट ब्यूरो चीफ था, तो वहां पे वो खबर छापी गई थी। वो खबर छापी गई थी, उसमें एक अखबार का इंटरनल पॉलिटिक्स भी काम कर रहा था, जो हमको बड़ा क्लियर कट लगा था। हमने उस समय भी कहा था, हम आज भी ये मान रहे हैं। और दूसरा कि एक जैसे एक खेमा सा हो गया था ना, 2 अलग अलग खेमे, ऐसा माना जा रहा है कि 2 खेमे एक था और एक को बनाने की कोशिश हो रही थी। तो एक ये भी था कि रूपाणी साहब को अगर टारगेट करना हो तो कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि शायद उसका भी एक ये हिस्सा हुआ होगा। और हमने बताया आपको कि किस तरह से वो अल्पेश ठाकुर के वहाँ एक शादी का फंक्शन था, वो मिले हमको, और कैसे उन्होंने नाराजगी जो है अपनी वो जाहिर की। और हम क्योंकि हमारे खुद के अखबार के स्टैंड से सहमत नहीं थे, तो हमने कहा उनको कि भाई ये जो हेडलाइन है जल कपट, वो हमको भी ठीक लगती, पर क्या करें, वो खबर हमारे ब्यूरो ने नहीं की, वो सिटी की ओर से इसको बनाया गया है और छापा गया है। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने। ये सब इसलिए हो रहा था, जैसे मैं आगे थोड़ा कह चुका हूँ, कि उनको इमेज अपनी जो है वो कैसे भी करके जो है सेव करनी थी, बचानी थी। आंदोलन जो है सब अपने अपने चरम पर थे, और उस आंदोलन के चलते वो नहीं चाहते थे कि कैसा ऐसा कुछ भी हो जाए कि जनता जो है वो और उनके विमुख हो जाए। तो इसी कोशिश में वो लगे थे। दूसरी ओर नितिन भाई पटेल वाला और जो दूसरे पाटीदार थे, उनका जो ग्रुप था, वो असहयोग आंदोलन जो है परोक्ष रूप से कर रहा था। और ऐसे करते 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 उनका जो है कारोबार चल रहा था, सरकार चलाने का। उस दौरान जैसे उस दिन बात की कि पानी की किल्लत थी, 2 महीने, मतलब उन्होंने किसानों को कह दिया था कि आप अगर समर क्रॉप न लें तो अच्छी बात है, क्योंकि हमको पानी लोगों को पिलाने के लिए, उनकी जरूरत पूरा करने के लिए हमको बचा के रखना पड़ेगा सरदार सरोवर बांध में, डैम में। उस दौरान उन्होंने एक और निर्णय लिया। उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब जैसे मॉनसून अप्रोच कर रहा था, समर बड़ा मुश्किल से लोगों ने काटा था, तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम फिर से एक बार जो है, जैसे एक बार नरेंद्र भाई ने कुछ समय तक वो एक चलाई थी खेत तालाब की एक स्कीम, और वो छोटे छोटे बांध, और जहां से मतलब जिसको पानी, जिससे जो बारिश का पानी उसको रोका जा सके, उसका संग्रह किया जा सके, और फिर उसको जो है जब जरूरत हो इस्तेमाल किया जा सके। ये सब पेपर पे अच्छा रहा, लेकिन उसका कोई जमीनी तौर पर उस तरह से कुछ अमलवारी उसकी हुई नहीं। इन्होंने एक बड़े अभियान की घोषणा कर दी, जलधन कैसा कुछ नाम दिया था उन्होंने, कि पूरे राज्य में जगह जगह पर जो है खुदाई होगी, जगह जगह पर तालाब बनाए जाएंगे, और जैसे ही बारिश इस बार गिरेगी तो उसका पानी जाया नहीं किया जाएगा, वो व्यय नहीं होगा, वो संग्रहित कर दिया जाएगा। उन्होंने बड़े आंकड़े वाकड़े दे दिए, कितना लाख क्यूबिक मीटर या ऐसा कुछ जो आंकड़ा होता है वाटर को नापने का, कहा कि इतना पानी जो है वो संग्रहित किया जाएगा इस योजना के चलते। और टेंडर खोल दिए गए, और उसमें बहुत सारा जो है एक हंगामा मच गया। हंगामा खड़ा इसलिए हो गया क्योंकि
ये योजना तो अच्छी लगी सबको, इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर जो है अंदर से एक आवाज उठना शुरू हुई विद इन द पार्टी, विद इन बीजेपी, कि जिसको जेसीबी का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है जो खोदने के लिए, अचानक से गुजरात में जेसीबी की तादाद जो है वो लोगों को लगा बहुत कम है, क्योंकि इतने सारे जगह पे जो है खुदाई करनी थी, जमीन खोद के, या जो तालाब थे उसको और गहरा करना था, जहां नहीं थे वहां बनाना था, ये सब पूरा एक काम उन्होंने हाथ में लिया और राज्य भर में से टेंडर मंगाए गए अलग अलग कंपनियों को, लोगों को। तो ये हाल हो गया था कि गुजरात में जेसीबी का वो ऑन बोला जा रहा था, मतलब कि ब्लैक में जेसीबी आपको रेंट पे मिले, ऐसा कुछ या हो गया था सीन पूरा। तो उस पर ये फिर धीरे धीरे उन पर अंदर से जो है विद पार्टी आवाज उठनी शुरू हुई और आरोप लगाना शुरू किया गया उन पर कि जो लोग विजय रूपाणी साहब की के खेमे में नहीं है, या तो उनके खेमे में नहीं आना चाहते, या तो जो उनका अंदरूनी तौर पे विरोध करते हैं, या उनको उस तरह से इज्जत नहीं देते हैं और नहीं मानते हैं, उन लोगों को, उन पार्टी कार्यकर्ताओं को, उन पार्टी के उन नेताओं को ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से ऊपर तक जो है ये मैसेज जा रहा था कि विजय रूपाणी पार्टी में और सरकार में अपने कद को स्थापित करने के लिए एक स्कीम लेके आए कि आप ये मेरे साथ, मेरे सामने सरेंडर हो जाओ, मुझे अपना नेता मानो और निर्विरोध मानो और उस पर कोई सवाल ना करो और रिस्पेक्ट दो मुझे भाई। अगर आप ये करोगे तो आपके मतलब सीधे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते हैं ना, लेकिन उनके रिश्तेदारों को वो जिस तरह से वो कंपनी में पीछे से एक साइलेंट पार्टनरशिप हर एक पॉलिटिशियन की होती है, उसी तरह से आपकी अगर किसी जगह साइलेंट पार्टनरशिप होगी और कहेंगे कि इनको कॉन्ट्रैक्ट दो, भले ही वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट पूरा मामला होता है, टेंडरिंग का, ये सब कहने की बातें होती है, तो वो सब फिर उनका लाभ आपको मिल दिया जाएगा। और कुछ हजार करोड़ की वो योजना थी, जहां तक मुझे फिगर ठीक से याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन उस 5,000 करोड़ रुपए का पूरा एक वो उस समय की तत्काल शुरू की गई योजना थी, जहां तक मुझे ठीक से अभी याद है। वे बहुत बहुत रुपए होते हैं 5,000 करोड़ रुपए, है ना। तो इस पर जो है नितिन पटेल साहब ने जो है, मतलब जब कभी एक बार उनको कहीं पूछा गया था, तो उन्हें अपने स्वभाव से, अपने प्रकृति से बड़ा ही एक ऐसा जवाब दिया था कि जिस वो जवाब तो खैर सरकार के बचाव में दिया था और नकारते हुए आरोप को दिया था, लेकिन आपको उनका लहजा, टोन और उनका अगर आप बॉडी लैंग्वेज देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो भी जिस तरह से इस योजना को कंडक्ट करने की बात हो रही थी रूपाणी साहब के द्वारा, वो उससे बिल्कुल खुश नहीं थे। तो ये सब चल रहा था और उसी दौरान फिर वो योजना को अमलवारी उसकी हुई भी, लेकिन उसके बाद बड़ी उनकी, तो हमने भी कुछ खबर ऐसी जो है निकाल निकाल के छापी थी। हमने पता, हमको एक खबर ऐसी छापी थी कि भाई कुछ जेसीबी के नंबर हमने जो है हमको हमारे सूत्र ने बताए, हमने फिर अपने हिसाब से उसको क्रॉस वेरीफाई किया, तो पता चला कि ऐसे बहुत सारे जेसीबी पाए गए थे जो एक्स जगह पे भी काम कर रहे हैं और वहां से 200 किलोमीटर दूर वाई जगह है, वहां पे भी काम कर रहे हैं, और वहां से फिर 250 किलोमीटर दूर कोई जी जगह है, जेड जिसको कहते हैं, वहां भी वही जेसीबी काम कर रहे हैं। एक साथ एक नंबर के जेसीबी 3 अलग अलग डेस्टिनेशन पे कैसे काम कर सकते हैं? तो ये हमने सवाल उठा दिया। उसके बाद हमने जो है वो टेंडर जो काम दिए गए थे उसकी ट्रांसपेरेंसी को चैलेंज करते हुए स्टोरीज हमने की थी, तो फिर वो थोड़े और नाराज हुए। उन्होंने कहा कि यार आप समझ नहीं पा रहे, हम राज्य का भला चाहते हैं और आप ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है निकाल के जो आप लोगों को दिखा रहे। मैंने कहा था ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये बड़ी चीजें हैं और ये करप्शन है। अगर आपके ध्यान पर नहीं है तो मैं तो लाना चाहता हूँ, देखिए आप अपना वर्जन दीजिए। तो ये पूरा एक दौर रहा। ये 2017 के चुनाव से पहले की बात कर रहा हूँ, जहां ये एक और मानसून के पहले की बात कर रहा हूँ। 2017 का ही साल थी कि 2017 का ही वर्ष था और 2017 का वर्ष का मानसून, प्री मानसून ये पूरी कार्रवाई हुई थी। खैर उस समय बारिश हुई और बारिश ठीक ठाक हुई, उतनी ज्यादा नहीं हुई, इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन ठीक ठाक हुई। और वो मध्य प्रदेश से जो पानी छूटना चाहिए था वो पानी उस तरह से छोड़ा नहीं जा रहा था। तभी तो वो नर्मदा का पानी जब सरदार सरोवर डैम में आएगा तभी तो डैम का पानी का स्तर ऊंचा उठेगा। तो उसको लेकर भी उस समय भी वहां शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी मध्य प्रदेश में।
उसको लेकर भी जो है उनको घेरने की कोशिश की गई। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ये सब बयान दिए गए कि हम तो चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जो है उस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से तुरंत निवेदन करें कि पानी वहां छोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ हमको जो है इस बार इतनी ज्यादा बारिश अच्छी नहीं हुई तो पानी की किल्लत आगे भी हो सकती है। उनको इस तरह से एक कहते हैं कॉर्नर करने की कोशिश विद इन द पार्टी बहुत की गई, और उससे वो जूझते रहे, और उस जूझने के चक्कर में उनसे कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए जिसमें से एक ये योजना भी थी, जो जो जल संग्रह की थी योजना, कि भाई बारिश गिरेगी तो इतना तालाब इतना हर जगह खोद देंगे या जो है वह उसको उसका उतना गहरा कर देंगे कि पानी का बहुत संग्रह हो जाएगा। वो उतना कुछ सफल रहा नहीं, और शिवराज सिंह की वहां से जो है वो जल छोड़ा नहीं जा रहा था, उसको लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हुई। और इन सब में वो अंदरूनी तौर पर पार्टी से जूझते रहे। ऊपर जो हाईकमांड है वहां से उनको लगातार इस बारे में ये कहा जाता था कि भाई देखो, यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी टाइट रोप, आपको अपने आप को और अपने कार्यशैली को, काम करने की पद्धति को, तरीके को ठीक करना होगा। तो वो भी एक लगातार चलता रहा, और फिर जाके कुछ समय के बाद फिर थोड़ा मध्य प्रदेश की सरकार ने जो भी उनकी रिक्वेस्ट को पर ध्यान दिया और फिर पानी छोड़ा। फिर जो बांध है उसमें एक लेवल तक का पानी फिर से भर गया, और बात जो है, अदरवाइज चुनाव का साल था, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, कैसे जवाब दे पाते वो। तो वो एक हो गया, लेकिन इस दौरान वो डैमेज हो रहे थे, वो अंदरूनी तौर पर डैमेज हो रहे थे, लेकिन वो डैमेज हो रहे थे मतलब डैमेज होने की शुरुआत हो चुकी थी। सत्ता में बैठे अगस्त 2016 में, 1.5 साल में जो है वो गुजरात का विधानसभा का चुनाव था, मतलब 2017 दिसंबर में चुनाव था। तब तक उनको अपने आप को कंसोलिडेट करना था, लेकिन वो उतना कंसोलिडेट कर नहीं पा रहे थे, और आंदोलन जो है वो तीव्र हो रहे थे, लगातार होते जा रहे थे। दलितों पर हमलों की घटनाएं रुक नहीं रही थी, लगातार उसमें कहीं ना कहीं से दलित पर हमले किए जा रहे थे, और जिग्नेश मेवाणी बड़े उग्र और बड़े मुखर होकर जो है सरकार को घेर रहे थे उस समय। वही हाल हार्दिक पटेल और पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का था, वो लगातार घेर रहे थे। अच्छा, और नितिन पटेल को जाहिर तौर पर जो है वो कभी अपनी सभा में भी कहते थे कि नितिन पटेल को वो चाचा कह के पुकारते थे, कि दोनों पटेल है तो ये चाचा कहते थे उनको पब्लिक गैदरिंग में, कहते थे कि चाचा आपका तो वहां कोई इज्जत रही नहीं है, आप आ जाओ हमारे साथ, हम मिलकर सरकार बनाएंगे। इस तरह के टॉन्ट मारा करते थे हार्दिक पटेल। तो नितिन पटेल गुस्सा हो जाते थे, और अल्पेश ठाकुर अपने हिसाब से वो भी अपना आंदोलन एक चला रहा था। और उस दौरान भी जब जब दरिद्र भाई का यहाँ आना हुआ, तब तब इन लोगों ने जो है, आंदोलनकारियों ने कुछ नया करने की कोशिश की। ये टेंशन भी जो इनके सर पर जो है बड़ा एक भारी रहता था। तो वो चैन से वो 2017 के चुनाव तक वो चैन से बैठ नहीं पाए। तो ये एक इस पूरा एक जो ये जल संग्रह वाली योजना थी, उसको लेकर भी एक अंदर उनकी इमेज पर डेंट लगा पार्टी में, ये आपको हमको बताना था कि एक और किल लगी थी बैठे बैठे। अभी तो 1 साल ही हुआ था, पर उनके एक कार्यकाल में एक और जो है उस तरह की किल लगी थी, जो आखिर में फिर वो उसके 4 साल के बाद फिर उनका पॉलिटिकल जो ये अस्तित्व था मुख्यमंत्री का, वो फिर खत्म होने वाला था। तो उसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी। तो ये रहा। आप इसके बाद हम आपको ये बताएंगे अगले एपिसोड में कि 2017 के चुनाव जब सर पर थे, तभी जो विकास पागल हो गया, ये जो नारा शुरू हुआ, और उस नारे को लेकर विजय रूपाणी साहब ने गलती से एक रिएक्शन दे दिया, और वो रिएक्शन उनके पीछे कैसे हाथ धो के अपना ही रिएक्शन पड़ गया, और कैसे उनको हॉन्ट करता रहा, और कैसे लोगों ने सोशल मीडिया पर इस चीज पे मजाक बना दी, जो भी उनकी छवि को और धूमिल करने के काम पक्ष के अंदर रहे विरोधियों को और पक्ष के बाहर रहे विरोधियों को काम आया। उस पर बात करेंगे अगले एपिसोड में। ये कैसा लग रहा है आप बताते रहिए, हमको कमेंट करते रहिए, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका प्यार मिलता रहे, बस यही अपेक्षा और उम्मीद है। आज इस श्रेणी के 8वें एपिसोड को ही खत्म करते हैं, फिर आगे मैं बताऊंगा कि 17 के इलेक्शन के पहले वो जो विकास पागल हो गया वो वाला एक रिएक्शन, उस पर जो उनका रिएक्शन था, उन्होंने उसको कैसे फिर जो है सोशल मीडिया के जरिए झेला, और कैसे और थोड़ा डैमेज हुए, उस पर बात करेंगे।
तो बस अभी इतना ही है। आप सब जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।